खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। हम लोग अर्थात साथ में करते हैं और अब करने लगे हैं खर्चा पानी। अंशुमान जी, हालचाल कैसा है? सिद्धांत धन्यवाद। हाल खबरें अच्छी नहीं हैं आसपास से, और वो जो सुबह शुरू होता है ना खबरों का सिलसिला, वो बड़ा निराशाजनक और चुनौतीपूर्ण है। अभी परिस्थितियां काफी विकट होती जा रही हैं चारों तरफ देखने में, खासतौर पे हेल्थ के फ्रंट पे और आसपास की परिस्थितियों से। साहस बनाए रखने की, हिम्मत बनाए रखने की जरूरत है। और सब कुछ विध्वंस की ओर धीरे धीरे जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, और सब मतलब कुछ पूरा कोलैप्स की दिन स्थिति पूरी में। रात पूरा दिन पूरी रात इतने फोन लोगों को के मदद के लिए आते हैं कि आपको लगता है कि कहाँ तक आप किसको कौन सी चीजें, सब चीजों की मदद पहुंचा सकते हैं। हाँ, इसमें ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप जैसे कैसे मदद कर सकते हैं, और आप वो मदद के मैसेजेस देख के आपके ट्विटर डीएम में या मैसेज इनबॉक्स में आते हैं, तो आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हैं इनके लिए। नहीं कर सकते हैं, हाँ, आप और करने से कुछ हासिल नहीं व्यवस्था होगा। व्यवस्था इतनी इतनी बुरी तरह टूटी हुई है कि बहुत निराशा होती है कभी कभी कि लोग इतनी उम्मीदें रख के सरकारों के साथ उन्हें टैक्स देते हैं और उसके बाद उन्हें मिलता क्या है हाँ, संकट में। ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा अंशुमान जी, खबरें हैं हमारे पास कुछ जी आज के खर्चा पानी में। पहली खबर हमारी एडिबल ऑयल से जुड़ी हुई है। जी बहुत सारे लोग बहुत दिनों से वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हमारे ट्विटर पे हमें टैग 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 कर करके बार जी बार कह रहे थे कि हम खाद्य तेलों पर बात करें, एडिबल ऑयल्स पे बात जी करें। उनमें जो बढ़ोतरी हो रही है तो हम उस पर बातचीत करेंगे। होलसेल हम्म, प्राइस इंडेक्स आ चुका है, उस पर इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, तो WPI के डेटा पर बातचीत करेंगे कि उसके क्या मतलब हो सकते हैं। और आखिर में हम्म, जो रुपए को संभालने की RBI की तैयारियां रही हैं, और हम्म, उस पर बॉन्ड मार्केट का जो तीखा तेवर है, जी उस पर हम कुछ थोड़ी बातचीत करेंगे। पहली खबर, एडिबल ऑयल। जो कुकिंग ऑयल है उसके प्राइसेस अगर मार्च 2020 से मार्च 2021 तक की तुलना करें तो 25% तक की बढ़ोतरी हुई है अंशुमान जी। जी और कई कई बार सेंटर ने कस्टम ड्यूटी भी काटी है इस पर, कि इसको जी भाई अफोर्डेबल, इसकी प्राइसिंग मेंटेन की जा सके। तो जी सेंटर ने अपनी कस्टम ड्यूटी इसके इंपोर्ट पे काटी है। फिर भी ये बढ़ता ही जा रहा है। खाद्य तेल जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, एडिबल ऑयल। अब पीयूष गोयल हैं, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले कहा कि जो ग्लोबल मार्केट है उसकी तुलना में दाम नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में दाम हम्म, कम बढ़ रहे हैं, ऐसा कहा। तो हम्म, ऐसा क्यों हो रहा है कि एडिबल ऑयल इतने बेतहाशा रूप से बढ़ता चला जा रहा है कि कुछ दिनों में लग रहा है कि वो घरों की रसोइयों में से गायब हो जाएगा? क्या जो घरेलू उत्पादन है एडिबल ऑयल का, वो नाकाफी हो रहा है? कारण क्या है, समाधान क्या है? सिद्धांत, खाने वाले तेल की, खाद्य तेल जिसमें कि आप मस्टर्ड ऑयल जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, ग्राउंड नट, सनफ्लावर और जितने भी खाने वाले तेल हैं, इनकी कीमतें लगभग 35 से 95% तक बढ़ी हैं पिछले एक साल में। कुछ बाजारों में मस्टर्ड ऑयल जो कि मुख्य रूप से तेल के तौर पर भारत के बड़े हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत दोगुनी तक हो गई हम्म। है। ये इसकी कुछ वजह अंतर्राष्ट्रीय है। फिर यहाँ फिर हम ये सवाल, जो बात आपने पीयूष गोयल को रेफर किया और जिस जिस चीज की दुहाई है, जिस चीज का वो तर्क दे रहे थे, वो दरअसल उस असफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे थे जो सरकार के खाते से आती है। हम्म। ये एक आपूर्ति की व्यवस्था के असंतुलन से निकली हुई व्यवस्था है। भारत में किसको नहीं पता है कि भारत में खाद्य तेल का उत्पादन उसकी मांग से कम है। भारत दुनिया में खाद्य तेल की बड़ी खपत करने वाले देश में है। हमारा टोटल तिलहन का प्रोडक्शन हमारी मांग से की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं होता है। पिछले साल जब कोविड लॉकडाउन लगे, कोविड आया,
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो इंपोर्ट था या जो सप्लाईज थी उन पर असर पड़ा। वो सप्लाईज पर असर, कई जगह शिपिंग लाइंस बंद होने के कारण, कई जगह नए क्वारंटीन के नियम आ जाने के कारण, कई जगह कई देशों में कोविड के विस्फोट के कारण ये सप्लाईज पर असर पड़ा। हमारी सरकार इससे भाप नहीं पाई कि भारतीय बाजार में मुख्य रूप से जो खाने वाला खाद्य तेल है उसकी आपूर्ति को कैसे दुरुस्त किया जाए। अब वो समस्या बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गई कि लगातार हर 6 महीने, हर 3 महीने, 4 महीने बाद भारतीय बाजार में लगभग सारे खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने लगी। और ये विशुद्ध रूप से डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल हम नहीं ला पा रहे हैं जबकि उपलब्ध है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और भारतीय बाजार में उसकी शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चूंकि सप्लाई डिसरप्टेड है तो वहां भी कीमतें बढ़ी। तो ये बात सही है कि भारत में खाद्य तेल की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई कीमतों का एक बड़ा असर है। पर इन्हीं दिनों के लिए तो सरकार ये आपूर्ति का नेटवर्क बनाती है, इन्हीं दिनों के लिए तो ये कोशिश करती है। पिछले साल नवंबर में सरकार ने 10% इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा कीमतों पर असर नहीं पड़ा। आज भी हम कीमतों को उसी स्तर पर देख रहे हैं। समाधान इसका तो तुरंत ये है कि सरकार की पूरी समितियां बैठती है, सरकार के पास एक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, एग्रीकल्चर प्राइस मॉनिटरिंग का पूरा सेटअप है। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि कीमतें बढ़ना शुरू हो रही है? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि भारत के किस बाजार में खाद्य तेल की कितनी मांग है? और अब जबकि कीमतें इस स्तर पर जा पहुंची हैं कि बाजार में एक खास किस्म की तेजी की अंतर्धारणा बन चुकी है, कंटर करंट बन चुकी है कि खाद्य तेल की कीमतें हम नीचे नहीं जाएंगी, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने, 4 महीने तक, जब तक हमारे पास खरीफ की दोबारा फसल नहीं आ जाती है, जहां से तिलहन की आपूर्ति शुरू होती है, अभी तो रबी की फसल की खरीदारी होनी है, तो जब तक रिस्टोर नहीं होता है। हाँ, ये सब, और तब तक डिमांड के और सप्लाई के मिसमैच मार्केट में क्या होते हैं, तब तक खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण होना मुश्किल है। सरकार भी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा घटाने के पक्ष में नहीं दिखती क्योंकि उसका नुकसान होने वाला है। वैसे भी रेवेन्यूज की, सरकार के राजस्व की हालत बहुत खराब है। तो एक किस्म की एंटिसिपेशन की भूल थी। ये किस्म की सरकार जिन चीजों की इंपोर्ट से आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश करती है उसे समझने में हमें देरी हुई है, और उसका खामियाजा इस महंगाई के बीच में, मंदी के बीच में और गरीबी के बीच में लोग उठा रहे हैं। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 महीने खाद्य तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी रियायत या राहत मिलने की संभावना है। सवाल ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्या पिछले साल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हिट रहा कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जो क्राइसिस में अब रिफ्लेक्ट हो रहा है? अंशुमान जी, देखिए, तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। जो सरकार के आंकड़े बताते हैं वो भारत करीब करीब अपनी जरूरत का 50 से 60% खाद्य तेल इंपोर्ट करता है, और वो भी ईस्ट एशिया के कंट्री से, लाइक इंडोनेशिया और मलेशिया से, जहां पाम और बाकी चीजें होती हैं, वहां से तेल इंपोर्ट करता है और उसको भारत में ब्लेंड करके बनाया जाता है। तो अभी हम तिलहन की स्थिति में, उस स्थिति में नहीं है कि हमारे पास तिलहन हमारे मांग के बराबर हो। तो हमेशा सरकारों को इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि जब अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की सप्लाई लाइन टूट रही है या बाधित हो रही है तो हमारे पास उसके उतने स्टॉक्स मार्केट में होने चाहिए थे। उत्पादन बढ़ाना, आत्मनिर्भरता लाना एक लंबे दौर की चीज है। जैसे दलहन की समस्या 3-4 साल पहले तक हुआ करती थी, पर दलहन की समस्या में हस्तक्षेप किया गया, एमएसपी बढ़ाने की कोशिश की गई, और धीमे धीमे दलहन की स्थिति कहीं ना कहीं अब ऐसी हो गई है जहां आप कह सकते हैं कि हम उस संकट में नहीं जिस संकट में आज से 5-6 साल पहले हुआ करते थे। पर तिलहन के मामले में अभी वो डिमांड सप्लाई के अंतर की या भारत में खपत से कम उत्पादन की समस्या वैसी ही बनी हुई है, और इसका समाधान सिर्फ सरकारें इसीलिए करती हैं, और इसीलिए इतना बड़ा ट्रेडिंग नेटवर्क सरकारों ने बना रखा है। एमएमटीसी, एसटीसी जैसी विशाल कंपनियां हैं जिन्हें ये अधिकार दिया गया है कि वो बाजार में मांग और आपूर्ति का अध्ययन एडवांस में करें और बाजार में आयात लाएं भी। और जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, भारतीय बाजार में सप्लाई कम होने की खबर आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में मूल्य बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक ओपन बाजार है जिसमें आप उसे रोक नहीं सकते। तो तीसरी खबर की ओर चलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका डेटा आ चुका है। थोक महंगाई कहेंगे अगर आसान भाषा में कहें तो। मार्च में जो डेटा आया है 7.5% के आसपास चला गया है, पर टू बी वेरी प्रिसाइज 7.39%। कहा जा रहा है अंशुमान जी कि 2012 के बाद सबसे ज्यादा है। कुछ दिनों पहले रिटेल इन्फ्लेशन का भी डेटा आया था, और पल्सेस और क्रूड ऑयल की वजह से भी कहा जा रहा है कि ये इतना उछाल है जो अभी स्थिर होने का नाम नहीं लेगा। दृश्य क्या बनता है टोटल महंगाई का अंशुमान जी? सिद्धांत, ये मेरे हिसाब से इस साल की सबसे सनसनीखेज खबर है।
महंगाई का, थोक महंगाई का 7% से ऊपर जाना इस साल की शायद सबसे सनसनीखेज खबर है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में इस तरीके की महंगाई के विस्फोट की मार्च में कल्पना नहीं की गई थी। इसमें एक असर पिछले साल के बेस इफेक्ट का भी दिखता है, क्योंकि पिछले साल महंगाई की दर इस महीने में काफी कम रही थी, और वो भी दिखता है। पर 7% से ऊपर थोक महंगाई के निकलने का मतलब हमने जब कल सरकार के अधिकारियों से, वित्त मंत्रालय से, आरबीआई के लोगों से समझने की कोशिश की, तो वहां काफी अफरा तफरी थी, क्योंकि महंगाई का 7% का जो आंकड़ा है वो सिर्फ टॉप लाइन महंगाई 7% नहीं दिखा रहा है, बल्कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स में भी, लाइट लुब्रिकेंट्स में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी, यानी जो तीनों बड़े ग्रुप हैं जिनके आधार पर हम थोक की महंगाई नापते हैं, उन तीनों में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से ज्यादा की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और डबल डिजिट में इन्फ्लेशन दिख रही है, उनमें बहुत जगह दिख रही है। आपने सही कहा, खाद्य कीमतों का असर, खासतौर से एडिबल ऑयल की या खाने वाले तेल की कीमतों का असर इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। पर इसमें अब तीनों तरीके की इन्फ्लेशन दिख रही है इस महंगाई में। एक सीजनल इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है, जो आमतौर पर गर्मियों के सीजन में फल और सब्जियों की कमी और शॉर्टेज के कारण दिखती है। प्लस जो छोटे छोटे लॉकडाउन है उनका असर अभी इसमें रिफ्लेक्ट होना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो हाल में बढ़ोतरी हुई है, उसने भी इसमें घी तेल सब छौंक दिया है महंगाई में। और इसके साथ जो कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ाई हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन है, जिस पर हम लगातार चर्चा करके चेताते रहे हैं खर्चा पानी में, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होने लगा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। तो यानी अब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के पूरे के पूरे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के पूरे सिनेरियो पर बैठे हुए हैं, जिसका खतरा हमारे सामने था जब हम लॉकडाउन खत्म करके और मंदी से उबरने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आंकड़ा है तिमाही के आधार पर भी, इसमें मतलब मैंने जब आंकड़े को भीतर से सर्च करने की कोशिश की, तो भारत में ये जो महंगाई की दर है इसमें सिद्धांत क्वार्टरली बेसिस पर भी जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 5% के आसपास बढ़ी है, तिमाही आधार पर भी। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रेजेक्टरी है इन्फ्लेशन की, ये लगातार 5% से ऊपर जा रही है। और यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि थोक की महंगाई है ये। इसके बाद खुदरा महंगाई का आंकड़ा जो अगली बार आएगा, उसमें हमें क्या आंकड़ा दिखाई देगा? वो 8% होगा, 9% अभी वाला जो आंकड़ा आया है उसमें उससे रिफ्लेक्ट नहीं होता। हाँ, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब हमारे पास खुदरा महंगाई का आंकड़ा आएगा या रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा, तो वो किस स्थिति में जाएगा? जब हम 7% पर थोक महंगाई पर बैठे हैं, 7 से 7.5% की थोक महंगाई पर बैठे हुए हैं, तो खुदरा महंगाई का मतलब यह है कि जो लोग महसूस कर रहे थे, जो लोग जब हम महंगाई पर बात करते थे तो ट्विटर पर या यूट्यूब पर टिप्पणी करते थे कि आपको तो 6% दिखती है, बाजार में तो हमें 12% दिख रही है, तो वास्तविकता की बात है, जैसे मैंने कहा ना कि जो मौसम और महंगाई महसूस होती है, आंकड़ों में नहीं दिखती। हाँ, आंकड़ों में दिखती नहीं, तो जो हमें महसूस होती है, तो वो जो महसूस होने वाला हिस्सा था वो धीमे धीमे आंकड़ों में छनकर बाहर ऊपर उभरने लगा है। तो अब यहाँ 3 बड़ी चुनौतियां महंगाई को लेकर दिख रही हैं सामने, और इसलिए लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मंदी के साथ महंगाई दूसरी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अगले 3 हफ्तों तक रीजनल लॉकडाउन होने हैं, लोकल लॉकडाउन होने हैं, नाइट कर्फ्यू होने हैं, संडे वनडे के, मतलब जो शॉपिंग का पीरियड होता है या जो लोग वीकेंड पे निकलते थे आप मॉल जाने, सामान खरीदने, वो सब बंद हो जाएगा। वो सारे लॉकडाउन में जा रहा है। दूसरी चीज है कि ये जो लोकल लॉकडाउन है, ये सामानों की आपूर्ति को प्रभावित करेंगे। कई राज्यों ने बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR और इस तरीके की शर्तें लगा दी हैं, तो जो सामान्य प्रवाह है अंतर्राज्यीय कारोबार का, ट्रेड का, सामानों का एक प्रोड्यूसर स्टेट से कंज्यूमर स्टेट के बीच में, वो सब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। कम से कम अगले 1-2 महीने के लिए, जब तक कि हम ये पीक या जो हम्प है ये पार नहीं कर जाते और कोविड के संक्रमण में कमी नहीं आती, जब तक अभी उसके बारे में हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है। तीसरी चीज है कि गर्मी के सीजन में वैसे भी पेरिशेबल्स की शॉर्टेज होती है सब्जियों की, और ये सामान्य रूप से एक ऐसा मौका है, तो जहां से इस इन्फ्लेशन को दांत मिले हैं, खाद्य वाली इन्फ्लेशन से जहां से इसको दांत मिले हैं, उन्हें और ताकत मिलने की संभावना है अगले 1-2 महीने में। और अगली बात यह है कि कंपनियों ने मंदी को बढ़ता देखकर कीमतें बढ़ाने का दूसरा दौर शुरू कर दिया। जैसे आज मारुति ने ऑटोमोबाइल की कीमतें फिर बढ़ा दी, अपनी कारों के मॉडल्स की कीमतें क्रॉस द बोर्ड बढ़ा दी। तो अब वो कीमतें बढ़ाने की वजह यह कि स्टील महंगी हुई है, लेबर महंगा हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स महंगे हो गए। तो वो जो पूरा एक चक्र बन रहा है, वो चक्र हमें महंगाई की तरफ धकेल रहा है। और इसलिए यहाँ ये चिंता जायज वाजिब है कि भारत स्टैग्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है।
यहाँ पर स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ रहे स्टैग्नेशन, हैं। हाँ हाँ, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन एक साथ आती है, जहां आपके पास बहुत ज्यादा महंगाई होती है। और स्टैग्नेशन तो नहीं, हम तो माइनस में, अभी तो हम माइनस। कॉन्ट्रैक्शन में हैं। हम एक्चुअली स्टैग्नेशन में नहीं, हम कॉन्ट्रैक्शन में खड़े हुए हैं। ये महंगाई की तस्वीर काफी परेशान करने वाली है, और सरकार फिलहाल इसे समाधान कर पाने में संभाल नहीं पा रही है। और इसका असर हमें दूसरे बाजारों पर मिला, जिस खबर का आप जिक्र आगे करेंगे। आगे करेंगे। अगली खबर वही है, मतलब आरबीआई की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर हम लोग काफी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं इन दिनों। कब तक इस हफ्ते में 3-4 एपिसोड तो हम कर ही चुके हैं शुभान जी। आरबीआई की जो प्रैक्टिसेस है, अब रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ ही है। अब आरबीआई ने पैसे झोंके थे बाजार में, अपना फॉरेन रिजर्व थोड़ा सा डिप्लीट करते हुए, थोड़ी सी उसमें मटकी में थोड़ा सा छेद करते हुए पानी निकाला था वहां से कि भाई को थोड़ा रुपया स्टेबल हो जाए। लेकिन जो बॉन्ड मार्केट है, मतलब आरबीआई ने सरकार के बॉन्ड भी खरीदे थे कि सरकार के बॉन्ड खरीदने के लिए पैसे वैसे छापे थे, ये सब भी खबरें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। लेकिन बॉन्ड मार्केट ने अच्छा सिला नहीं दिया आरबीआई को। उन्होंने तो अपने बॉन्ड यील्ड में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है, और जिसे पुश जो आरबीआई का था वो कहीं बॉन्ड मार्केट में रिफ्लेक्ट होता दिख नहीं रहा है। ये मतलब बहुत कठिन है डगर पनघटकी आरबीआई के लिए, ऐसा लगता है। बॉन्ड मार्केट किसी भी तरह से रिजर्व बैंक की कोशिशों को, इतनी बड़ी सरकार, ताकतवर सरकार के प्रयासों को कोई भाव नहीं दे रहा है। वजह क्या हुई कि सरकार, आरबीआई ने कहा कि ठीक है, बॉन्ड मार्केट अगर सही ब्याज नहीं देता तो हम 1 लाख करोड़ के बॉन्ड सीधे बाजार से खरीद लेंगे। उसका भी कोई असर बाजार पर नहीं मिल पड़ा, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि जो महंगाई का आंकड़ा है उसे देखने के बाद बॉन्ड मार्केट ने फिर 10% यील्ड बढ़ा दी, जबकि आरबीआई की कोशिश ये थी कि कम से कम बॉन्ड पर ब्याज कम बना रहे। यानी आप सरकार, आरबीआई और सरकार बॉन्ड मार्केट को दबाकर, प्रेशर करके, समझाकर, पुचकार कर उन वास्तविकताओं को से नजरें हटाने के लिए कह रहे हैं जो वास्तविकताएं बॉन्ड मार्केट को दिखाई दे रही हैं। महंगाई बढ़ने की, महंगाई के तौर पर महंगाई सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। अभी यही अगर महंगाई का आंकड़ा, थोक महंगाई का आंकड़ा मार्च में 5%, 5.5% के आसपास होता तो शायद बॉन्ड मार्केट में यील्ड नहीं बढ़ी होती। यानी पहली ही चोट में 1 लाख करोड़ रुपए का जो नई पाइपलाइन खोली गई थी, आरबीआई सीधे सरकार की तरफ से बॉन्ड खरीदने उसका बायर बन के सामने पहुंच गया था। बॉन्ड मार्केट की सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है। हमारी निगाह, आज हम जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हमारे पास वो आंकड़ा उपलब्ध नहीं है सिद्धांत, लेकिन आज फ्राइडे है, शायद देर शाम तक हमें आज बॉन्ड मार्केट की तस्वीर पता चलेगी, क्योंकि सरकार 26,000 करोड़ रुपए की पहली बारोइंग आरबीआई के जरिए करने वाली है। और क्या वो उसी ब्याज दर पर होगी जो ब्याज दर आरबीआई ऑफर करेगा, सरकार ऑफर करेगी, या बॉन्ड मार्केट इस बार मना कर देगा, या सरकार को मजबूर होकर बड़े पैमाने पर बॉन्ड ज्यादा ब्याज दर देनी पड़ेगी? क्योंकि इसी बॉन्ड की ये जो खेप आ रही है, इसके बाद हमें अगले 1 हफ्ते के अंदर भारत बाजार में ब्याज दरों को लेकर बहुत सारे ऐसे संकेत होते दिखाई पड़ेंगे जो हमें इशारा करेंगे कि महंगाई बढ़ी तो ब्याज दरें बढ़ने की तरफ है। तो इस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल रिजर्व बैंक ने जो बॉन्ड मार्केट को समझाने, पुचकारने की कोशिश की थी, उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि महंगाई के आंकड़े ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया है। और बॉन्ड मार्केट जो है इस पूरे खेल का सबसे ज्यादा जिद्दी खिलाड़ी साबित हुआ है। ना सरकार मना पा रही है, ना आरबीआई मना पा रहा है, कोई मना ही नहीं पा रहा है बॉन्ड मार्केट को। वो बोला कि साहब हम तो अपने तरीके से खेलेंगे, बहुत सही है, नुकसान आप लोगों की वजह से। वो इस बात पे टिका हुआ है। हाँ, और जैसा हमने कहा था ना कि बॉन्ड मार्केट इतना ताकतवर है कि वही केवल सरकारों को डरा सकता है। अमेरिका के क्लिंटन के एडवाइजर ने कहा था। तो भारत में आप उसे साफ होता देख रहे हैं कि एजेंडा तय कर रहा है मनी मार्केट का बॉन्ड डीलर्स, प्राइमरी डीलर्स, बैंकर्स। सरकार उस एजेंडे को फॉलो करने की कोशिश करती है, और इस बीच में महंगाई बीच में आके कूद के सारा संतुलन बिगाड़ देती है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, परसों संडे है, तो उस दिन अर्थात आएगा सुबह 10 बजे, वो भी जरूर देखिएगा। बहुत जरूरी एपिसोड है इस बार अर्थात का। कोविड की सेकेंड वेव और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां ध्वस्त होती दिख रही हैं, थोड़ा करीब से हमने देखने की कोशिश की है उस एपिसोड में। और तो खर्चा पानी है ही है, चलता रहेगा। आप सोमवार को मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, सब पर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।